बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ एक बुढ़ा काम करता था। उसने मुझे एक दिन एक चीज़ दी और कहा, ये जिस औरत को भी दिखाएगा वो भागते हुए तेरे कदमों में गिरेगी और वो तेरी हर बात मानेगी, मगर इसका इस्तेमाल नाजायज़ नहीं करना। मैं मान गया, मगर फिर मैंने उस चीज़ का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया और औरतों से अपनी हवस पूरी करने लगा। एक दिन एक पर्देदार नेक लड़की पर दिल आ गया, तो मैंने उसके साथ भी ऐसा ही किया, और जब वो मेरे कदमों में गिरी तो मैंने बेकाबू होते ही उसका नकाब खींचा। तब मुझ पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो मेरी सबसे छोटी। उस फैक्ट्री में काम करते हुए मुझे तकरीबन 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में मेरी किसी से भी कोई जान पहचान ना हुई थी। उनकी नज़र में मैं कोई अच्छा लड़का नहीं था। शायद इसीलिए फैक्ट्री के सब वर्कर्स मुझसे खिंचे खिंचे से रहते थे। मैंने भी किसी से दोस्ती का हाथ ना बढ़ाया। मुझे भी अपनी आना अजीज थी। मेरे साथ एक बुढ़ा काम करता था। जब उसने नोट किया कि मैं बहुत अकेला अकेला रहता हूँ, तो वो अक्सर मेरे पास खाने के टाइम आ जाया करता और हम दोनों मिलकर खाना खाया करते। कुछ ही दिनों में हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। बातों के दौरान बुढ़े ने बताया कि उसकी कोई औलाद नहीं है, वो बे औलाद है और उसकी बीवी भी इस दुनिया से चल बसी है। अब बस वो तन्हा रहता है। तो मैंने बुढ़े से पूछा, आप ये मेहनत मजदूरी किसके लिए करते हैं? आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं। तो वो बोला, मुझे ये मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत भी नहीं। अगर मैं ना भी करूं तो मेरा अच्छा खासा गुजर बसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी मालो दौलत और जायदाद है। मैंने अपनी जायदाद और माल का आधा हिस्सा ज़रूरतमंदों में बांट दिया है। इसके बावजूद मेरे पास इतना है कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी बैठ के गुजार सकता हूँ। बुढ़े की बातें सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया। लालची तो मैं शुरू से ही था, इसीलिए तो मैं अपनी कमाई में से एक फूटी कौड़ी भी किसी को ना देता था, ये जानते हुए भी कि मेरे घर में पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। मैं बहुत सरफिरा इंसान था, जिसे न रिश्तों की कदर थी और ना इंसानी जान की। मैं जो भी कमाता वो सब अय्याशियों में उड़ा देता था। हालांकि मेरे घर में पैसों की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे घर में जवान बहनें बैठी थीं जिनकी शादी के लिए अब्बा को अच्छी खासी रकम दरकार थी। अब्बा का एक छोटा सा किराना स्टोर था, जिससे बमुश्किल घर के अखराजात पूरे होते थे। अब्बा हर रोज़ मुझे समझाया करते कि देखो जमशेद बेटा, तुम्हारी 2 जवान बहनें घर में बैठी हुई हैं। तुम कमाते हो, घर में भी कुछ दिया करो। आखिर को उनका जहेज बनाकर उनकी शादियां भी तो करनी है। अगर जहेज देंगे तो उनकी शादियां किसी अच्छे घर में होंगी। मैं बोला, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी बेटियां हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका जहेज बनाएं और उनकी शादियां करें। मुझ पर यह जिम्मेदारी मुसल्लत न करें। और मैं ये जो अय्याशियां करता हूँ, ये आपके पैसे पर नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की कमाई पर करता हूँ। तो आप मुझे ये अय्याशियां करने से रोक नहीं सकते। रही बात उन दोनों की, तो ये बोझ अब आप पर है, आप खुद ही उनसे निपटे। उस दिन अब्बा ने मुझ पर हाथ उठाया और गुस्से से बोले, मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है, बल्कि ये दोनों मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज हैं, क्योंकि इन्हें मेरा एहसास तुमसे बढ़कर है। तुम जैसा बेटा होने से तो बेहतर है कि अल्लाह ताला मुझे इन जैसी तुम्हारी जगह एक बेटी दे देता, तो मुझे ज़रा बराबर भी दुख ना होता। तुमसे अच्छी तो ये दोनों हैं। बेशक तुम्हें इनका एहसास नहीं, मगर फिर भी ये दिलो जान से तुम्हें दुआएं देती हैं। लानत भेजता हूं मैं तुम पर और तुम्हारे पैसे पर। ये कहते हुए अब्बा बाहर निकल गया, और अब्बा के जाने के बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की अच्छी खासी क्लास ली कि तुम दोनों अब्बा को क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती हो। मैं जानता हूं कि ये सब तुम दोनों का ही किया धरा है। खुद से तो तुम दोनों कुछ कर नहीं सकती, हमारे सरों पर बोझ बनकर बैठी हो। वो दोनों मेरी बातें सुनकर रोने लगी। मैं बोला, बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। रोने के सिवा भी तुम लोगों को कुछ आता है? सुबह सुबह इतने अच्छे मूड का बेड़ा गर्क करके रख दिया तुम दोनों ने। एक वो अब्बा है जिसे तुम दोनों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। बेटी की कोई फिक्र ही नहीं। अब्बा का सब कुछ तो तुम दोनों हो, उनका तो बस नहीं चलता वो तुम दोनों को सर पर बिठा लें। मुझे तो तुम दोनों से बहुत चिढ़ है, क्योंकि अब्बा हर मामले में मुझसे ज्यादा तुम दोनों को अहमियत देते हैं। वो सहमी हुई बोली, भाई कसम ले लें, हमने अब्बा से कुछ भी नहीं कहा, और वैसे भी हमें आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने भाई का प्यार और शफकत चाहिए। अब्बा तो बस वैसे ही बोलते रहते हैं, हम तो खुद जहेज के खिलाफ हैं। मेरी बड़ी बहन बोली, जमशेद तुम अब्बा की बातों का बुरा मत मनाया करो, वो तो बस ऐसे ही जज्बाती हो जाते हैं। जैसे हम उनकी औलाद हैं, वैसे तुम भी तो उनकी औलाद हो, तो वो हम में और तुम में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? बस तुमने अपने जहन में ये बात बिठा ली है कि अब्बा को हमारी फिक्र ज़्यादा है। अपने जहन से ये बिला वजह की बातें निकाल दो। तुम्हें नहीं पता, जब तुम काम से लेट हो जाते हो तो अब्बा कई कई दफ़ा तुम्हारा पूछ लेते हैं। माँ बाप के लिए सारी औलाद एक बराबर होती है,
चाहे फिर वो बेटे हों या बेटियां हों। मैं हाथ उठाते हुए बोला, अच्छा अच्छा बस करो, मुझे ज़्यादा लेक्चर मत दो। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ कौन किसकी ज़्यादा फिक्र करता है। ये रोज़ की चकचक से तो मेरा दिल करता है कि ये घर ही छोड़कर चला जाऊँ। मेरे ऐसा कहने पर मेरी बहनें तड़प उठी। वो बोली, नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कैसे हमें बेसहारा छोड़कर जा सकते हैं। मैं बोला, बेसहारा तुम थोड़ी हो, बेसहारा तो मैं हूँ। तुम लोगों का सहारा तो अब्बा है ना, तुम लोगों को मेरी क्या ज़रूरत है। मैं वापस आने के लिए मुड़ा तो पलट कर उनसे बोला, अगर तुम लोगों ने मजीद अब्बा को भड़काया तो मैं वाकई ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी तुम लोगों की शक्ल नहीं देखूंगा। वो दोनों बोली, जी भाई। वो दोनों मेरे पीछे आंसू बहाती रहीं। वो इस बात से बहुत डरती थी कि मैं कहीं घर छोड़ कर ना चला जाऊं। रात को जब वह स्टोर से वापस आए तो मेरी बड़ी बहन नबीला अब्बा से बोली, अब्बा आप क्यों बिला वजह जमशेद को डांटते रहते हैं। वो अब बच्चा थोड़ी है, वो सब समझता है। वक्त आने पर वो खुद ही सब कुछ कर लेगा, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब्बा बोले, जिस तरह के उसके काम है ना, उसे कभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। मैं बिला वजह उसे नहीं डांटता, मुझे उसकी फिक्र है। मैं उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता हूँ, मगर वो है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। ये सब बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठने का नतीजा है। मैंने जमशेद को लाख दफ़ा मना किया है कि ऐसे दोस्तों के बीच मत बैठा करो, मगर नहीं, बाप की बातें तो उसके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। वो मुझे बाप नहीं बल्कि अपना दुश्मन समझता है। तो नबीला बोली, नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों आप खामखा के वहम पाल रहे हैं। अच्छा, आप टेंशन फ्री हो जाएं, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। तो अब्बा बोले, जीती रहो, तुम दोनों की वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ, वरना जमशेद ने तो मुझे कब का मार दिया था। इरम जो कि मुझसे छोटी थी, वो बोली, अब्बा आप ऐसी बातें मत किया करें, आखिर को जमशेद हमारा इकलौता भाई है। आपकी ऐसी बातों ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है। अब तो वो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। नबीला जो कि मुझसे बड़ी बहन थी, जाते जाते रुक गई। वो इशारे से इरम को बोली, चुप कर जाओ, क्योंकि अब्बा को नहीं मालूम था कि मैं उन दोनों से सीधे मुंह बात नहीं करता। मुझे ऐसा लगता था कि वो दोनों मेरी शिकायतें अब्बा से लगाती हैं और फिर अब्बा शाम को घर आकर मुझे डांटते हैं। उस दिन की बात से मैं अब्बा से नाराज़ था। मैं सुबह सवेरे उठा और नाश्ता किए बगैर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपने कदम बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ाए तो पीछे से नबीला ने आवाज़ दी, जमशेद नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। मैं अपने माथे पर बल डालते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है, अगर भूख लगेगी तो मैं बाहर से ही नाश्ता कर लूँगा। अपना नाश्ता अपने पास संभाल कर रखो और ये मुझसे ज़्यादा पैर जताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। फिर भी नबीला ने जल्दी से रोटी का डब्बा तैयार किया और शॉपर में डालकर ज़बरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिया और बड़े प्यार से बोली, क्या हुआ, अगर अम्मा नहीं है तो बड़ी बहनें भी तो माँ की तरह होती हैं, तो एक माँ अपने बच्चे को ऐसे कैसे भूखा जाने दे सकती है। मैंने इस डब्बे में खाना डाल दिया है, तुम्हारा जब दिल चाहेगा खा लेना, और अगर हो सके तो हम दोनों की तरफ से अपना दिल साफ कर लेना। तुम हमारे भाई हो, हमने कभी भी अब्बा के सामने तुम्हारी बुराई नहीं की। मैंने खामोशी से वो डब्बा पकड़ा और घर से निकल गया। जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो वो बुढ़ा आदमी पहले से ही मेरा मुंतज़िर था। वो बोला, क्यों मियाँ, हाँ जाने में देर क्यों कर दी। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वो कहने लगा, कोई तो बात है जो तुम्हारा मुंह इस कदर उतरा हुआ है। अब अगर तुम छुपा रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम मुझे बताओ, लेकिन फिर भी अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे अपने दिल की बात बता सकते हो। क्या किसी लड़की का चक्कर है। तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ घरेलू झगड़े और टेंशन है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। वो बुढ़ा आदमी बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसी कौन सी टेंशन है जिसकी वजह से तुम्हारा मूड इस कदर ख़राब है। मैंने उस बुढ़े को सब बता दिया कि मेरी 2 जवान बहनें हैं, अब्बा कहते हैं कि जो भी कमा कर लाओ वो मुझे ला कर दिया करो ताकि मैं उन दोनों का जहेज़ बनाकर उनकी शादी कर सकूं। मैंने भी अब्बा को साफ अल्फाज में बता दिया कि वो दोनों मेरी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि अब्बा की जिम्मेदारी है, इसीलिए वो मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। और वैसे भी क्या जहेज़ देना ज़रूरी होता है, जब ब्याह जाएंगी तो वो खुद ही ले लेंगी जो लेना होगा। तो वो बुढ़ा आदमी बोला, देखो जमशेद, तुम्हारे पास जो रिश्ते हैं उनकी कदर करो, ये ना हो कि बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी न रहे। तुम्हारी बहनें भी तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तुम्हारा बाप तो बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए जिम्मेदारी उठाने का हक तुम्हारा बनता है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बाप का सहारा बनो और अपने बाप के साथ मिलकर अपनी बहनों की शादियां करवाओ। मैं बूढ़े आदमी से बोला, यार चाचा, अब बची कुची कसर तुम पूरी मत कर दो, चलो काम करते हैं। दोपहर का खाना खाने के लिए जब हम सब लोग फैक्ट्री के हॉल में गए तो खाना खाने के दौरान बुढ़ा आदमी बोला, जमशेद, मैं तुम्हें कोई चीज़ देना चाहता हूँ। मैं जल्दी से बोला,
कौन सी चीज़? तो वो बुढ़ा बोला, वो मैं तुम्हें आज नहीं कल ला कर दूंगा। खाने का टाइम ख़त्म हुआ तो सब अपने अपने काम में लग गए। काम के दौरान मैं यही सोचता रहा कि वो कौन सी चीज़ है जो ये बुढ़ा मुझे देना चाहता है। शायद कोई कीमती चीज़ होगी। वैसे मैंने उसे अपने घर के हालात के बारे में बताकर अच्छा किया। लगता है उसे मुझ पर तरस आ गया है। वो मेरी माली मदद करना चाहता है। चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस दिन छुट्टी से कुछ देर पहले तमाम वर्कर्स को तनख्वाह मिली। मैं तनख्वाह पाकर बहुत खुश था। मेरे दोस्त काफ़ी दिनों से काम मिलने की खुशी में मुझसे पार्टी मांग रहे थे। मैं फैक्ट्री से सीधा अपने दोस्तों के पास गया। उन्हें एक बहुत अच्छी सी पार्टी दी। घर आते हुए मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। दरवाज़ा बजाने पर इरम ने दरवाज़ा खोला और मुझे सलाम किया, लेकिन मैंने उसके सलाम का कोई जवाब न दिया। मैं अपने कमरे में जा रहा था कि अब्बा की आवाज़ ने मुझे रोक लिया। कहाँ से आ रहे हो बरखुरदार? ये कोई घर आने का वक्त है? मैंने कहा। वो बस ज़रा दोस्तों में बैठा था तो लेट हो गया। अब्बा बोले, भाई पार्टियाँ उड़ाते हुए देर सवेर तो हो ही जाती है। मैं हैरान था कि अब्बा को किसने बताया। अब्बा बोले, तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टियाँ कर रहे थे? तो मैंने खुद तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पार्टी करते देखा है। वो सब तो अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। तुम तो समझदारी से काम लो। जब तुम्हें तनख्वाह मिली थी तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था कि तुम वो पैसे लाकर मेरी हथेली पर रखते, लेकिन नहीं, बाप को तो तुम कुछ समझते ही नहीं। मैं बोला, अब्बा वो मेरी कमाई के पैसे थे, मैं जो चाहे करूं। कभी मैंने तुम्हारे आगे हाथ तो नहीं फैलाया ना, खुद अपने हाथों से कमाता हूं। तो अब्बा बोले, जब अपने हाथों से कमाता है और अपने हाथों से लगाता है तो फिर इस घर में खाता क्यों है और क्यों रहता है इस घर में? तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं तो मैं सुबह ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया, ये सोचे समझे बगैर कि मेरी इस बात से अब्बा के दिल पर क्या गुजरेगी। सुबह मैं फजर की अजान के साथ उठा, बैग में अपने कुछ कपड़े डाले और घर से निकल गया। मैंने एक दफ़ा भी ये ना सोचा कि मेरे पीछे मेरे घर वालों का क्या हाल होगा, वो मेरे बगैर कैसे जिएंगे। उस दिन मैं टाइम से काम पर चला गया क्योंकि मैं बेचैन था उस चीज़ को देखने के लिए जो वो बुढ़ा मुझे देना चाहता था। मैं टाइम से पहले पहुंच गया था, इसीलिए बुढ़े के आने का इंतज़ार करने लगा। जो ही बुढ़ा आया तो मैंने उनसे पूछा, कल आप किस चीज़ की बात कर रहे थे? तो बुढ़ा बोला, सब्र रखो, अभी फ़िलहाल काम पर चलते हैं, काम का टाइम हो चुका है। हम दोनों काम पर लग गए। मैं दोपहर के खाने के टाइम का इंतज़ार करने लगा। दोपहर खाने के बाद बुढ़ा मेरे पास बैठ गया। वो अपने साथ एक बैग लेकर आया था। न जाने बैग में कौन सी चीज़ थी जो वो मुझे देना चाहता था। मैं बार बार बैग की जानिब देख रहा था। शायद वो बुढ़ा मेरा इरादा जान चुका था। उसने बैग खोला और मुझे एक चीज़ दी और कहा, ये चीज़ जिस औरत को भी दिखाएगा वो भागते हुए तेरे कदमों में गिरेगी और वो तेरी हर बात मानेगी, मगर इसका इस्तेमाल नाजायज़ नहीं करना। मैं मान गया। बुढ़े के सामने तो मान ही गया कि मैं इसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो चीज़ पाकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथ में आ गई हो। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं फैक्ट्री का काम छोड़ दूंगा, क्योंकि वो चीज़ मिलने के बाद मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया कि मैं इस बैग को रखूं कहाँ, क्योंकि मेरे पास कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। अपना घर मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया था। मैं फैक्ट्री से निकला और अपने एक दोस्त की मदद से मैंने एक कमरा रेंट पर ले लिया और वहाँ रहने लगा। मुझे अपना घर छोड़ने पर कोई भी पछतावा नहीं था। हाँ, बस कभी कभार बहनों और अब्बा की थोड़ी बहुत कमी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी में उनके बगैर खुश था, क्योंकि मेरे हाथ जो चीज़ लग चुकी थी उसके अलावा मुझे किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं थी। जिस फ्लैट में मैं रहता था उससे नीचे वाले फ्लैट में जो फैमिली रिहाइश पजीर थी, उनकी एक बहुत खूबसूरत और जवान बेटी थी। मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे वो चीज़ दिखाई। वो चीज़ देखने के बाद वो लड़की मेरे कदमों में गिर गई और यूं मैं उसे अपने कमरे में ले गया और अपनी हवस पूरी करने लगा। ये मेरे आए दिन का मामूल बन चुका था कि मैं किसी न किसी औरत को वो चीज़ दिखाता और अपनी हवस पूरी करने के बाद छोड़ देता। मुझे इस बात पर कभी भी नदामत नहीं हुई थी कि मैंने किसी की बहन बेटी की इज्जत ख़राब की है। मेरी ज़िंदगी के दिन यूं ही गुजरते रहे। पता नहीं मैंने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां तबाह कर दी। हर रोज़ मैं नई लड़की की तलाश में रहता। वो चीज़ मिलने के बाद मैंने अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था। अब तो बस मैं अपनी ही दुनिया में मगन रहता। मैंने कभी दोबारा पलट कर नहीं देखा कि मेरे घर वाले किस हाल में हैं, मेरे बगैर उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही होगी। फिर मैं सोचता कि अच्छी ही गुजर रही होगी, क्योंकि मैं ही तो उनको खटकता था। उनको मेरी हर बात पर एतराज़ होता था। चलो अच्छा ही हुआ मैं घर छोड़कर आ गया, वरना ऐसी ज़िंदगी कहाँ मिलनी थी मुझे। अब तो ना कमाने की फ़िक्र है और ना कुछ करने की।
एक दिन मैं सुबह उठते ही मुंह हाथ धोने के बाद नाश्ता लेने के लिए रोड पर गया तो वहां मैंने एक बहुत खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की देखी जो कि हिजाब की हुई थी। उसे देखने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में घिरी हुई है। उसके हाथ में दवाइयों का एक छोटा सा शॉपर था। वो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी जैसे उसे किसी की तलाश हो। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई और मेरा दिल गुनाह की तरफ माइल होने लगा। मैं इर्द गिर्द लोगों से बेखबर उसे ही देखे जा रहा था, मगर उस लड़की की नज़र मुझ पर न पड़ी। वो परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। लोगों की भीड़ होने की वजह से मैंने उस दिन का इरादा तर्क कर दिया और नाश्ता लेने के बाद वापस अपने फ्लैट में आ गया। वापस आने के बाद भी मेरा ध्यान उस लड़की में ही भटका हुआ था। मैं उसी वक्त फिर फ्लैट से निकला और रोड पर उस जगह आ गया जहां मैंने उस लड़की को देखा था, मगर वो लड़की वहां मुझे कहीं भी नजर न आई। मैं रोड पर इधर उधर उसे तलाश करता रहा। अचानक जब मेरी नज़र फुटपाथ पर पड़ी तो मुझे वो लड़की वहां बैठी हुई नजर आई। मैं ये मौका किसी सूरत भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए मैं इर्द गिर्द के लोगों की परवाह किए बगैर उस लड़की की जानिब बढ़ा। पता नहीं वो किन सोचों में गुम बैठी हुई थी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी ना हुआ। मैं बोला, आप यहाँ किस लिए बैठी हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या परेशानी है? तो वो लड़की कुछ न बोली। मैंने उस लड़की को वो चीज़ दिखाई जो बुढ़े ने मुझे दी थी, तो वो लड़की फौरन मेरे कदमों में गिर गई। वो कुछ न बोली, बल्कि हैरत और खुशी के मिले जुले असरात से मेरी तरफ देखती रही। मुझे यकीन नहीं था कि ये लड़की भी दूसरी लड़कियों की तरह वो चीज़ देखकर मेरे कदमों में गिर जाएगी, क्योंकि ये लड़की दूसरी लड़कियों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। ये नेक और पर्दादार थी, इसीलिए मेरा दिल इस लड़की पर आ गया और मैं उसे अपने फ्लैट पर ले आया। लेकिन जो ही मैंने उसका नकाब खींचा तो मुझ पर आसमान टूट पड़ा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो हकीकत है। वो लड़की मेरे सीने से लगकर इस कदर रोई कि मेरा कुर्ता उसके आंसुओं से तर हो गया। मैं उसके सामने बुत बना खड़ा रहा। उससे नजरें मिलाने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन इरम थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी मुझे ऐसा मोड़ दिखाएगी। मैं शर्म के मारे दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। इरम, तुम वहां रोड पर क्या कर रही थी? तुम दोनों ने तो कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखा, तो फिर आज ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जो तुम सड़क के किनारे बैठी हुई थी? इरम मेरे करीब आई और बोली, भाई, आप नहीं जानते आपके घर से जाने के बाद हम पर क्या कयामत टूट पड़ी है। लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे सिवा बाबा का कोई नहीं था जो उन्हें अस्पताल ले जाता। मैंने अपना रुख जल्दी से इरम की तरफ किया और बोला, क्यों, क्या हुआ है अब्बा को? तो इरम ने बताया कि अब्बा को उस दिन हार्ट अटैक आ गया था जिस दिन आपने घर छोड़ा था। अब्बा का बेटा तो नहीं था तो कौन लेकर जाता उनको हॉस्पिटल? इसीलिए मजबूरन हम दोनों बहनों को ही बाहर निकलना पड़ा। और देखें, मकाफात अमल जो आप दूसरों की बेटियों के साथ करते आ रहे हैं, वो कुछ आज आप करने के इरादे से अपनी बहन को घर ले आए। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो आप उसकी इज्जत भी दागदार कर देते। मुझे तो लग रहा था कि शायद आप अपनी बहन को भी माफ़ नहीं करेंगे, उसकी भी इज्जत पामाल कर देंगे। मैं बोला, इरम, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। इरम ये कहते हुए वापस जाने के लिए मुड़ी कि मुझे अब्बा के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बोला है, लेकिन ऑपरेशन के पैसे हमारे पास नहीं है। तो मैं आगे बढ़ा और इरम से बोला, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो इरम बोली, किस लिए? जब आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं तो आप हमारे साथ चलकर क्या करेंगे? आप फिक्र न करें, अगर अब्बा को कुछ हो भी गया तो हम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा हैं। तो मैं बोला, इरम, मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पैसे नहीं है ना? ये देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। मुझे एक बुढ़े ने दिए थे और कहा था कि मैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल न करूं। मैं उनकी नसीहत भूल गया और इन पैसों का नाजायज़ इस्तेमाल करने लगा। खुदा का करना देखो कि उसने तुम्हें मेरे सामने ला खड़ा किया। मैं तो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। इरम और मैं अस्पताल चले गए, लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। हमारे जाने से कुछ देर पहले अब्बा का ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन उनका ऑपरेशन कामयाब ना हो सका और अब्बा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन जाते हुए मुझसे वादा ले गए कि हमेशा अपनी बहनों का ख्याल रखना, कभी भी उन्हें बेसहारा मत छोड़ना। अगर मैं जिंदा रहता तो कभी भी मैं तुम्हारे सहारे ना छोड़ता, लेकिन क्या करूं, मेरे बाद तुम ही इस पूरी दुनिया में इनका वाहिद सहारा हो। उस दिन जिंदगी में पहली बार मैं इस कदर रोया था। मुझे अब्बा की मौत का बहुत दुख था, क्योंकि मैंने दुख के सिवा उन्हें कुछ दिया ही नहीं था। मैं अब्बा का नाफरमान बेटा था जो अपने बाप की मौत की वजह बना। मैं सारी जिंदगी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से मेरा अब्बा मौत के मुंह में चला गया।
मैंने अब्बा से किया हुआ वादा पूरा किया और अपनी दोनों बहनों की अच्छे घरानों में शादियां कर दी। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास बुढ़े की दी हुई दौलत ना होती तो शायद मैं अपनी बहनों की शादी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता था। दौलत में इतनी कशिश है कि वो इंसान को आपके पांव में लाकर गिरा देती है और अपनों को अपनों से दूर कर देती है। मैं उस बुढ़े से मिला और उससे बताया कि मैं भटक गया था और इस दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल करने लगा था, लेकिन जब मुझे हिदायत मिली तो मैंने इसका जायज़ इस्तेमाल किया और अपनी दोनों बहनियों की शादियां कर दी। वो दोनों अपने अपने घरों में खुश खुर्रम हैं। उनको खुश देखकर मुझे भी दिली सुकून मिलता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं अपनी दोनों बहनों की आंखों का तारा हूँ और मेरी बहनों की कोशिश की वजह से आज मेरा घर भी आबाद हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बहनों जैसी बेटियों से नवाजा। आज मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझ जैसा दरिंदा कभी भी मेरी बेटियों की ज़िंदगी में ना आए। मैं मकाफात अमल से डरने लगा हूँ। ये सोचकर मेरी रूह कांप उठती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बोया वही मुझे काटना पड़े। मैंने बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपना लिया है। अब मैं माशाअल्लाह 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार बन गया हूँ, जिस पर मैं रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बुराई के रास्ते से रोककर हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक दी। अब मैं किसी की बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, बल्कि दिल से हर एक बहन बेटी की इज्जत करता हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।